बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 अप्रैल 2025। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री को डरपोक, निकम्मा और नकारा करार दे दिया है। तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार की सियासत में बवाल होना तय है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मामला कटिहार का है, जहां पर बीते दिन एक शराब तस्कर को छुड़ाने के लिए थाने में हंगामा किया गया था। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जब कथित तौर पर तस्कर को छुड़ाने पहुंचे ग्रामीणों में भाजपा नेता और फिर उनके समर्थक शामिल थे। जी इस मामले में तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर एनडीए सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गुंडों, अपराधियों और लड़कियों के साथ गलत काम करने वालों की पार्टी बीजेपी का नेता आलोक कुमार चौहान शराब तस्करों को छुड़ाने के लिए 150 लोगों को लेकर के थाने पर चढ़ गया और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। थाना अध्यक्ष को पीटा, घसीटा और वर्दी फाड़ दी। जब कुछ दिन पहले अपराधी बीजेपी नेता ने एसएचओ को धमकी भी दी थी। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि प्रतिदिन पुलिस पर हमले हो रहे हैं, सीएम अचेत है। बिहार के दो डरपोक, बड़बोले, निकम्मे और नकारे उप मुख्यमंत्रियों ने भाजपाई अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। दोनों उप मुख्यमंत्री अपराधियों की जाति, चेहरा और फिर बैंक बैलेंस देख करके कोई व्यक्तित्व देते हैं, अन्यथा कहीं भी बिल में घुस जाएंगे और फिर पुलिस पीटती रहेगी। दोस्तों प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी चुनौती दे दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब उनकी पार्टी जनसुराज नीतीश कुमार के गांव से अपनी अगली यात्रा की शुरुआत करेगी। जी 11 मई से शुरू होने वाली हस्ताक्षर यात्रा की शुरुआत सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव नालंदा जिले के कल्याण बिगहा से करेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के बिहार का सियासी पारा गर्म है। सभी राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जैसे सभी दल चुनावी रैली कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी कमर कस ली है। 11 मई से फिर से यात्रा शुरू करने वाले हैं। दरअसल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर नालंदा जिला के हरनौत के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि 11 मई को नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा नालंदा से जनसुराज के नए अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के तहत सबसे पहले नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा में ये जांच करेंगे कि 2 अक्टूबर 2023 को जातिगत जनगणना की रिपोर्ट के बाद नीतीश कुमार ने जिन गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, क्या उन परिवारों को ये राशि मिली या नहीं। जब भूमिहीन दलित परिवारों को जमीन देने की बात कही गई थी, क्या उन परिवारों को जमीन मिली या नहीं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैंने घोषणा की है कि 11 मई से हम राज्य भर में 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। जनसुराज के कार्यकर्ता हर घर घर जाकर के इन 3 मुद्दों को उठाएंगे। दोस्तों बिहार में गर्मी का सितम कम हो गया है। आपको बता दूं कि 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई दिनों तक लू के थपेड़े झेलने के बाद बिहार में फिर से एक बार आंधी बारिश का दौर शुरू हो रहा है। आज 28 अप्रैल से आंधी पानी की संभावना बनती दिख रही है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों के लिए भारी अलर्ट जारी कर दिया गया है। चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई दिनों से आसमान छू रहे पारे में अब गिरावट आने की संभावना है। पर कल 27 अप्रैल की बात करें तो कुछ शहरों में तापमान 45 डिग्री का आंकड़ा छू रहा था। जब दिन में गर्मी और फिर हीट वेव का कहर झेलने के बाद रात से ही मौसम में बदलाव देखने को लगा था। जहाँ कल की तुलना में तापमान में भी आज कुछ नरमी दिखने की उम्मीद है। जहाँ मौसम विभाग ने आज कोई लू का अलर्ट जारी नहीं किया है। जहाँ पर कल पटना का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं पर आज ये घर कम हो गया है। आज पटना का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि आज बिहार के कई जिलों में 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। तापमान बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जब कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी और फिर पश्चिमी चंपारण में जोरदार बारिश और फिर आंधी का दौर चलने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नई गाड़ी खरीदी जा रही है। इस गाड़ी के आगे बम, गोली और गैस अटैक्स भी नहीं असर पड़ेगा। जी हाँ, ये सब सारा का सारा फेल हो जाएगा। आपको बता दूं कि देश के अंदर हुए हमले के बाद न सिर्फ केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है, बल्कि बिहार सरकार भी सुरक्षा को लेकर के काफ़ी एक्टिव हो गई है। ऐसे में अब बिहार सरकार की तरफ से ये तय किया गया है कि इस बार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 16 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदी जाएगी। जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार 16 नई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदने
होने जा रही है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए होगी। ये गाड़ियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के काफिले में शामिल होंगी। इन गाड़ियों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि AK-47 की गोलियां और अन्य धमाके भी इन पर असर नहीं डाल सकेंगे। इसके अलावा ये गाड़ियां गैस अटैक जैसी स्थितियों में भी प्रभावी रहेगी। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि वर्तमान में उनके पास केवल 6 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जिनमें से 2 पुरानी हो चुकी है और 4 नई गाड़ियां 4 साल पहले खरीदी गई थी। ऐसे में बदलती सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए बिहार के VVIP व्यक्तियों के लिए अधिक सुरक्षित वाहन की आवश्यकता महसूस की गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। आपको बता दूं कि ये गाड़ियां उप मुख्यमंत्री और पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बिहार दौरे पर आने वाले राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री जैसे VVIP अतिथियों को भी इनका उपयोग करने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, बिहार के टीचर्स के लिए ये काफ़ी काम की खबर है। बिहार के अंदर BPSC ट्राई 3 के शिक्षकों की पोस्टिंग पर बड़ा अपडेट सामने आया है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से जब ये सवाल किया गया कि BPSC ट्राई 3 के शिक्षकों की पोस्टिंग कब होगी, तो उन्होंने जवाब में कहा कि अगले हफ्ते ये काम हो जाएगा। इन शिक्षकों की पोस्टिंग में एक खास बात का ध्यान रखा गया है। शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में शामिल होते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक सवाल के जवाब में ये बात कही है। जानकारी के मुताबिक अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से ये सवाल किया गया है कि ट्राई 3 की ज्वाइनिंग कब होगी। इस पर ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि हम लोगों ने तैयारी कर ली है, अगले सप्ताह शुक्रवार शनिवार को ज्वाइनिंग का आदेश निकाल देंगे। मुख्य रूप में हम लोगों ने पोस्टिंग में ये ध्यान रखा है कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहाँ उनकी ज्वाइनिंग हो, ताकि बच्चों शिक्षकों का अनुपात रहे। उन्होंने कहा कि शुक्रवार शनिवार को ज्वाइनिंग हो जाएगी। दोस्तों, राजद नेताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। कैंडल मार्च का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए देखा गया है। जहां राजद नेताओं ने यह नारा लगाया है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद पूरे देश में आक्रोश है। बिहार में भी राजनीतिक दलों की ओर से इस घटना के विरोध में प्रदर्शन और फिर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। लेकिन राजद की ओर से निकाला गया एक कैंडल मार्च अब आलोचना का केंद्र बन गया है, क्योंकि राजद नेताओं द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया है। कैंडल मार्च में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। दरअसल राजद का ये कैंडल मार्च लखीसराय में निकाला गया था। लखीसराय RJD जिलाध्यक्ष कालीचरण दास एवं RJD नेता प्रेम सागर सहित कई अन्य नेता कैंडल मार्च में मौजूद थे। वीडियो में दिख रहा है कि मार्च की अगुवाई कर रहे शख्स अचानक से पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। वहीं पर उसके आसपास मौजूद लोगों में कई मुर्दाबाद बोलते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले शख्स के बगल में खड़े व्यक्ति ने भी तुरंत उस शख्स को टोका। माना जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले की जुबान फिसल गई है और फिर उसने कैंडल मार्च में पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने के बदले पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने राजद नेताओं की आलोचना की है। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा है कि आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है, दुख और शोक में से पूरा देश त्रस्त है। ऐसे में विरोध प्रदर्शन के दौरान इस प्रकार से जुबान फिसलने से बचना चाहिए। साथ ही साथ कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को ज्यादा तुल नहीं देने की भी बात कही है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले से पूरे देश में आक्रोश है। PM मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही है। वहीं पर BJP कार्यालय में भी PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ता और फिर नेताओं के द्वारा सुना गया। वहीं पर इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को डरपोक, निकम्मा और नकारे करार दिया था। अब इसी बात पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने भी पत्रकारों से बातचीत में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने इस हमले को लेकर के चिंता जाहिर की है। जो भी दहशतगर्द है इस घटना में शामिल है उन्हें खोज करके मारा जाएगा, चाहे वह कहीं भी छिपे हो। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, लेकिन आज भारत में सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। जब भारत एकजुट होकर के दहशतगर्द का सामना करेगा। तेजस्वी यादव द्वारा भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP पर लगाए गए आरोप
आरोप की बीजेपी अपराधियों और फिर लड़कियों के साथ गलत काम करने वालों की पार्टी बन गई है। इस पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव के पिता ने बिहार में अराजकता फैलाने का काम किया था। जेडीयू नेताओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसने गोली चलाई थी। जब पुलिस की नज़र में भी जो अपराधी है उन पर कार्रवाई होगी। हम जाति और फिर धर्म के आधार पर नहीं बल्कि अपराध के आधार पर कार्रवाई करते हैं। अपराधी आपस में लड़ेंगे मरेंगे और फिर पुलिस उन्हें जेल भेज देंगे। वहीं पर दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के समापन के बाद बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में देश की प्रगति और फिर पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया है। जहाँ डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि भारत विज्ञान और फिर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने पर्यावरण सुधार को इकोसिस्टम के संरक्षण और फिर पौधरोपण को लेकर के सरकार के प्रयासों की सराहना की है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने एक बात को फिर से दोहराया है कि किसी राजनीतिक दल से गठबंधन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जो लोग बदलाव चाहते हुए वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं। केवल लोगों के साथ गठबंधन करेगी पार्टी। जब प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि पार्टी का राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान 11 मई से शुरू किया जाएगा, जिसमें बिहार में 3 महत्वपूर्ण कल्याणकारी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और फिर किसी भी राजनीतिक गठबंधन के गठन की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी केवल लोगों के साथ गठबंधन करेगी, पार्टियों के साथ नहीं। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज सभी 243 विधानसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। यह चुनाव लड़ेगा, चुनाव से पहले या फिर बाद में कोई गठबंधन नहीं होगा। दोस्तों, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बीच सारी पार्टियों में तैयारियां की तेजी दिख रही है। जो सत्ता में नहीं है वो लुभावने वादे कर रही है या फिर करने की योजना बना रही है और सरकार कई योजनाएं ला रही है ताकि जनता को सीधा फायदा मिल सके। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने जनता को बिजली के दाम में राहत दी है। जब गर्मी के मौसम में जब बिजली की खपत स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है तो फिर ऐसे में बिजली दरों में कटौती राहत देने वाला फैसला है। इसका ज़्यादा फायदा ग्रामीण इलाकों और फिर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को होगा। आपको बता दूं कि बिहार में करीब 2 करोड़ 12 लाख बिजली उपभोक्ता है, जिनमें से लगभग 1 करोड़ 25 लाख ग्रामीण उपभोक्ता है। जानकारी के मुताबिक बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15,995 करोड़ अनुदान के तौर पर खर्च करेगी। जब पिछले वित्तीय वर्ष से तुलना करें तो फिर ये अनुदान 652 करोड़ रुपए ज्यादा है। आपको बता दूं कि नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में इस अनुदान को मंजूरी मिल गई है। इस अनुदान राशि की घोषणा होने के साथ गांव इलाके के घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। 1 अप्रैल से इन नई दरों को लागू कर दिया गया है। इससे स्मार्ट प्रीपेड मीटर और बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। दोस्तों, कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है और इस कहावत को एक बार फिर से सच साबित किया गया है जब बिहार के सिगोड़ी थाने के मोराचक से एक दिलचस्प घटना सामने आई है, जहां पर एक दुल्हन ने अपने पहले दूल्हे की बजाय किसी और के साथ फेरे लिए। इस घटना में दूल्हा मंडप में बैठा था और फिर घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। दुल्हन जब मंडप की ओर बढ़ रही थी तभी अचानक पुलिस का आगमन हुआ। इससे सब लोग चौंक गए और दुल्हन ने अपने कदम वापस खींच लिए। पुलिस ने दूल्हे को मंडप से उठाया और ले गई। इस पर दुल्हन ने भी अपनी शादी की स्थिति को लेकर के चिंता जताई। इसके बाद सरपंच ने पंचायत बुलाई और दुल्हन की शादी दूल्हे के छोटे भाई से कराने का निर्णय लिया। इस तरह दुल्हन ने छोटे भाई के साथ उसी मंडप में शादी कर ली। ये मामला तब शुरू हुआ जब पालीगंज के संजय यादव के बेटे अनिल कुमार की शादी मुराचक गाँव में भीम यादव की बेटी से तय हुई थी। जब बारात के पहुंचने पर गाँव वालों ने उसका स्वागत किया, लेकिन दूल्हे की पहली पत्नी ने पुलिस को इसके बारे में सूचना दिया कि अनिल पहले से शादीशुदा है, ये दूसरा शादी करने जा रहा है। पुलिस ने मुखिया को सूचित किया और फिर दूल्हे को थाने ले गई। इस बीच गांव वालों ने बारात को रोक लिया। अंत में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और फिर दुल्हन की शादी छोटे भाई से कर दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने दूल्हे अनिल को पहली पत्नी के साथ रहने के लिए एक बंद पत्र लिखवा करके छोड़ दिया। दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव साल होने की वजह से मौसम की गर्मी के बीच सियासी पारा भी तेज हो गया है। सभी पार्टियां जनता को अपने पाले में करने में जुट गई है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि ताड़ी व्यवसाय के ऊपर चल रहे मुकदमों को भी वापस ले लिया जाएगा और ताड़ी बेचने को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने पारसी समाज को विश्वास दिलाया है कि वे
वे पासी समाज के साथ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ताड़ी बेचने और पीने वाले गरीब लोग होते हैं, जब उन्हें ही पुलिस सबसे ज़्यादा परेशान करती है। सरकार बनने पर ताड़ी से संबंधित जितने मामले होंगे सभी को सरकार वापस ले लेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उद्योग का दर्जा मिलने से इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। जहाँ तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है, वह संविधान को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब शराबबंदी हो रही थी तभी लालू जी ने कहा था कि ताड़ी को शराबबंदी से दूर रखना है। जब उस समय नीतीश जी ने सहमति दी थी, लेकिन हमारी सरकार के हटने के बाद ताड़ी को भी बैन कर दिया गया। जब तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनको लालू जी ने बनाया, वह आरजेडी से ही अंतिम बार जीते भी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से 4 मई को पटना आने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को बिहार आएंगे, जब वे बिहार में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पाटलिपुत्र खेल परिसर जाकर के वहां चल रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम सहित अन्य भागों का जायजा लिया। साथ ही साथ उद्घाटन समारोह में होने वाले कार्यक्रम के लिए खिलाड़ियों और फिर कलाकारों का द्वारा किए जा रहे अभ्यास का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई तक हो रहा है। इसका उद्घाटन 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 28 खेलों के लिए 28 राज्यों और फिर 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 8,500 खिलाड़ी तथा 1500 प्रशिक्षक और तकनीकी अधिकारी शामिल हो रहे हैं। जब बिहार के 5 शहरों पटना, गया, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय में इस खेल का आयोजन होगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के जहां राजनीतिक पार्टियों की तैयारी जोरों पर है, वहीं जनता के बीच चुनाव को लेकर के काफी उत्साह है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कई वजहों से तो खास होने वाला है। इनमें से एक वजह पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन साहब के दोनों बेटे हैं, जो बिहार विधानसभा में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। जब दोनों भाइयों के बीच लोकसभा चुनाव के समय से ही जंग छिड़ी हुई है। दरअसल जोकीहाट के विधायक शाहनवाज आलम ने 22 अप्रैल को समर्थकों के साथ मीटिंग की। इसमें उन्होंने 29 अप्रैल को उदाहाट हाई स्कूल मैदान में वक्फ संशोधन 2025 को लेकर के विशाल धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। लेकिन इसी बीच उनके बड़े भाई सरफराज आलम ने वक्फ संशोधन 2025 को लेकर ही ठीक एक दिन पहले उसी स्कूल मैदान में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, पूर्व सांसद सरफराज आलम ने 28 अप्रैल को इस कार्यक्रम को लेकर के प्रशासनिक स्वीकृति भी ले ली है। जहाँ वहीं पर विधायक शाहनवाज आलम ने भी 29 अप्रैल के कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक अनुमति ले ली थी। अब इसी बात को लेकर के दोनों भाइयों के बीच खींचतान बढ़ गई है। इसको लेकर के जोकीहाट सिसोना में विधायक शाहनवाज आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहनवाज आलम अपने बड़े भाई सरफराज आलम के खिलाफ मुखर हुए हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई का नाम लिए बिना उसी स्थान पर कार्यक्रम किए जाने को लेकर के सवाल उठाया है। शाहनवाज आलम ने कहा है कि वे फिर से अपने ताकतों से मिले हुए हैं। जब पिछले लोकसभा चुनाव में अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जिताने का काम किया, उन्होंने कहा है कि भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप सिंह के तलवे चाटने में वे लगे रहे और महागठबंधन के उम्मीदवार उन्हें हराने का काम किया। वहीं पर शाहनवाज आलम ने सरफराज आलम पर जनता को बरगलाने का आरोप लगाया है। शाहनवाज आलम ने कहा है कि धरना प्रदर्शन से पहले वे अपनी करतूत ठीक करें। उन्होंने अपने बड़े भाई की नीयत पर भी सवाल खड़ा किया है। शाहनवाज आलम ने कहा है कि 22 अप्रैल को हुई मीटिंग में वक्फ मामले को लेकर के बनाए गए कानून के खिलाफ 29 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला हुआ था। जहां इसके बाद ठीक एक दिन पहले उसी स्थान पर धरना प्रदर्शन समझ से पड़े हैं। दोस्तों, सभी लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले सके, लेकिन सब लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसे लोगों को सरकार की ओर से सहायता दी जाती है। जब सरकार की ओर से इन लोगों के लिए आयुष्मान योजना शुरू की गई है। साल 2018 में भारत सरकार की ओर से पीएम आयुष्मान योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का फ्री इलाज किया जाता है। जी हाँ, देश के करोड़ों लोगों को सरकार की इस योजना का लाभ मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि सभी लोगों को सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिलता। सरकार ने इसके लिए कुछ पात्रताएं तय की है, जो उसके ही आधार पर लोगों को लाभ मिलता है। यह योजना में तय किए गए नियमों के मुताबिक जिन लोगों के पास 2, 3 या फिर 4 पहिया वाहन या फिर मोटर या फिर मछली पकड़ने वाली नाव है और फिर जिनके पास खेती के लिए मशीनी उपकरण मौजूद है, उन लोगों को लाभ नहीं मिलता है। जिन लोगों के 50,000 या फिर उससे ज़्यादा की लिमिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड है, उन्हें भी
लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा जो लोग सरकारी कर्मचारी या फिर जो लोग सरकार की ओर से संचालित गैर कृषि बिजनेसों में काम कर रहे हैं उन्हें भी लाभ नहीं मिलता है। जिनके पास 5 एकड़ या फिर उससे ज़्यादा खेती के लिए ज़मीन है, जिनके पास लैंडलाइन फ़ोन है, जिनके पास पक्के मकान है और जिनकी मंथली सैलरी 10,000 रुपये से ज़्यादा है, वे लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। अगर आप भी इन लोगों में आते हैं तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। या सरकार ने अब नई क्राइटेरिया जारी की है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को झटका लग सकता है। दोस्तों, पहलगाम में हुए हमले का साया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते बिहार रैली पर साफ तौर पर दिखाई दिया है। हालांकि इस भारी जनसभा में दहशतगर्द के खिलाफ आक्रोश के साथ साथ सियासी तीर भी चलते दिखे। मंच पर नेताओं के हाव भाव और फिर मुस्कान से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि राजनीतिक संदेश भी बड़ी चालाकी से दिए जा रहे थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत वैश्विक संदेश देने के लिए अंग्रेजी में संबोधन करते हुए दहशतगर्द के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, लेकिन इससे पहले मंच पर अभिवादन के दौरान पीएम मोदी के पीक एंड यूज व्यवहार ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। यह सियासी पंडितों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर मौजूद उपेंद्र कुशवाहा, विजय चौधरी, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी पर खास ध्यान दिया और संवाद भी साधा। वहीं पर अन्य नेताओं के प्रति थोड़ी दूरी बनाकर के पीएम मोदी ने संकेत दे दिया है कि एनडीए में किसकी कितनी अहमियत है। वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए बेहद संयमित अंदाज में भाषण दिया, जहां अपने कार्यकाल की विकास गाथा सुनाते हुए उन्होंने बड़ी चतुराई से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और प्रहलाद सिंह पर तंज कसा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम दल अपनी तैयारियों को मुकम्मल रूप देने में जुट गए हैं। इस गठबंधन की अब तक 3 बैठकें हुई है जिसमें कई मुद्दों पर गठबंधन के सहयोगी दलों ने अपनी सहमति बना ली है, परंतु संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र और फिर मुद्दे जिन पर चुनाव लड़ा जाना है वह अब तक तय नहीं की गई है, जिसे देखते हुए इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने आपसी सहमति से 4 मई को एक बड़ी बैठक बुलाई है। प्रस्तावित बैठक में राजद, कांग्रेस के साथ साथ तीनों वाम दल और विकास इंसान पार्टी के तमाम जिलाध्यक्ष, महासचिव के साथ ही इनके विधायक, विधान पार्षद और फिर सांसदों को आमंत्रित किया गया है। बैठक की अध्यक्षता महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव खुद करेंगे। या सूत्रों के अनुसार बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के सहयोग के लिए 4 अन्य उप कमेटियों का गठन भी होगा, जिस पर 24 अप्रैल की बैठक में करीब सहमति बनाई जा चुकी है। जब कांग्रेस ने तो उप कमेटियों में सदस्यीय पद के लिए नेताओं के नाम भी कोऑर्डिनेशन कमेटी अध्यक्ष को सौंप दिए हैं। वहीं पर कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार आगामी बैठक में सबसे पहले चुनावी घोषणा पत्र पर सहयोगी दलों के साथ संवाद होगा। जिन मुद्दों को घोषणा में शामिल किए जाने की संभावना दलों की ओर जताई जा रही है उनमें सरकारी महकमों में नौकरी, रोजगार के साधन, गरीबों के लिए पक्का घर, महिला वर्ग के माई बहन मान योजना, सरकार गठन पर नागरिकों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, विधि व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण, खेतों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त बिजली आपूर्ति, खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति जैसे अनेक मुद्दे हैं। इसके अलावा बैठक में चुनावी मैदान के साथ इंटरनेट मीडिया पर भी सरकार की घेराबंदी की योजना बनेगी। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार की तरफ से दलित समाज के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए गए रास्ते पर चलकर के सरकार दलितों के कल्याण के लिए 22 योजनाओं को लागू कर रही है। सम्राट चौधरी ने ये बातें पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित विशाल दलित महापंचायत को संबोधित करते हुए कही है। इस दौरान उन्होंने दलित समुदाय के लिए किए गए विभिन्न विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी है। वहीं पर उप मुख्यमंत्री ने बताया है कि इस साल के बजट में दलित छात्रों की छात्रवृत्ति को 1,000 रुपये से बढ़ाकर के 2,000 रुपये मासिक कर दिया गया है, यानी कि दोगुनी कर दिया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के तहत बिहार बदलेगा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ग्रामीण सड़कों के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में ग्रामीण कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को लागू कर दिया गया है। ये योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे 14 नवंबर 2024 को स्वीकृति दी गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सड़कों का दीर्घकालिक सुदृढ़ीकरण और प्रभावी रखरखाव सुनिश्चित करना है। 31 मार्च 2024 तक पंचवर्षीय अनुच्छन अवधि से बाहर हो चुके कुल 13,452 पथों की पहचान की गई है, जिनकी कुल लंबाई
23,541 किलोमीटर है। इन सभी पथों के रखरखाव के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जब विभाग ने लक्ष्य तय किया है कि इन सड़कों को इस साल जून तक पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा, ताकि लोगों को मानसून से पहले बेहतर सड़क सुविधा मिल सके। वहीं पर मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत पथों का 2 बार कालीकरण किया जाएगा। इससे सड़क की सतह अधिक मजबूत होगी और फिर राइडिंग क्वालिटी भी बेहतर बनी रहेगी। योजना का एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी है कि सभी संवेदकों को रूरल रोड रिपेयर व्हीकल रखने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि सड़कों में किसी भी प्रकार की खराबी की स्थिति में तुरंत मरम्मत की जा सके और फिर यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जिन्होंने बिहार को गाली दी, लज्जित किया और बर्बाद किया, ऐसी मानसिकता के लोगों को बिहार की जनता ने पहले भी नकारा है और भविष्य में भी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि जिस एनडीए सरकार ने बिहार को विकास की नई दिशा दी है, जनता आगामी विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत देकर के उसे फिर से सत्ता में लाएगी। उन्होंने विश्वास जताया है कि जनता का समर्थन एनडीए के साथ लगातार बना रहेगा। आपको बता दूं कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और तैयारी में जुट गई है। एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पहलगाम में हुए हमले को लेकर के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इस हमले को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा है कि जो ताकतें देश की अखंडता और फिर एकता पर हमला कर रही है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ पूरा देश एकजुट है। वहीं पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दहशतगर्द, उग्रवाद और भ्रष्टाचार को झूठी धर्मनिरपेक्षता का परिणाम बताया और कहा कि ऐसी मानसिकता को देश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। कश्मीर समेत देश के किसी भी कोने में इस तरह की गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार और फिर जनता दोनों पूरी तरीके से संकल्पित है। वहीं पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनके पास ना अध्ययन है, ना ही अनुभव है और ना ही सार्वजनिक जीवन के अनुरूप आचरण है। जो ऐसे लोग आज पीएम और फिर सीएम जैसे दिग्गज राजनेताओं पर अपरिपक्व टिप्पणी करने लगे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी होने और फिर 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र होने के अलावा उनकी क्या उपलब्धि है? जब सरकार में रहते हुए जिन विभागों की जिम्मेदारी उनके पास थी, कभी उन विभागों की कोई भी उपलब्धि सामने क्यों नहीं रखते हैं? जहाँ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव युवा होकर भी राजद के कल्चर और कलेवर के प्रतिनिधि बने हुए हैं। भ्रष्टाचार और दहशत को समर्थन अपनी उम्र के बराबर राजनीतिक अनुभव रखने वालों पर अनर्गल टिप्पणी करना, लोगों को डराना धमकाना उनकी आदत बन गई है। देश पहलगाम में हुए अमानवीय हमले के कारण दुखी है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग इस कुकृत्य के लिए पाकिस्तान की भर्त्सना कर रही है। जब वहीं पर राजद के लोग जुलूस निकाल करके पाकिस्तान के समर्थन में नाराबाजी कर रहे हैं। राजद के लोग एनडीए सरकार पर सवाल उठाने से पहले अपने इतिहास और भूगोल की जानकारी रखें। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा किशनगंज ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने किशनगंज में महत्वपूर्ण घोषणा की है। रविवार को कजलामणी स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि पार्टी किशनगंज और ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर भी अपनी दावेदारी पेश करेगी। उन्होंने कहा कि वह एनडीए का हिस्सा है, सभी मिलकर के गठबंधन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी राजेश रंजन ने संगठन विस्तार की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुविधा विहीन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रही है। दोस्तों, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने तौसीफ आलम जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं बहादुरगंज के, उसको लेकर के और साथ ही साथ पहलगाम में हुए हमले को लेकर के बड़ी बात कही है। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पहलगाम में हुए कायराना हमले की निंदा करते हुए किशनगंज में बड़ा बयान दिया है। जब पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार भी जो भी कदम उठा रही है वो समर्थन करते हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि पहलगाम में जिस तरह की कायराना हरकत हुई है उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात को ठीक नहीं कर पा रहा है और हिंदुस्तान से लड़ने की बात कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि वहाँ के राजनेता अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इस तरह की शैतानी हरकत कर
रहे हैं, ये जालिम लोग हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की सेना पाकिस्तान को जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है। उन्होंने कहा है कि देश की एकता और फिर अखंडता को बरकरार रखने के लिए भारत सरकार जो भी कदम उठाती है, उन्होंने कहा है कि जो जान ली गई है वह सिर्फ निर्दोष नागरिकों की नहीं बल्कि कश्मीरियत की जान ली गई है। जब वहीं पर सुरक्षा में हुई चूक को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि पहलगाम संवेदनशील स्थान था, ये चूक क्यों हुई, इस पर सरकार को भी जवाब देना चाहिए। वहीं पर कांग्रेस पार्टी छोड़ करके AIMIM में शामिल होने पर तौसीफ आलम को लेकर के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि AIMIM पार्टी में ही दूल्हे आ रहे हैं, क्योंकि AIMIM खूबसूरत दुल्हन है, अन्य पार्टियों में लोग नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अन्य पार्टियां प्रत्याशी ढूंढ रही है, जबकि हमारे यहाँ एक टिकट और 1000 दीवाने हैं। अख्तरुल ईमान ने आगे कहा कि आगामी 3 मई को बहादुरगंज में पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी द्वारा बड़ी सभा को संबोधित किया जाएगा और आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज सीमांचल से की जाएगी। जबकि पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के अधिकारों की बात प्रमुखता से उठाते हैं। यही वजह है कि उनके कार्यों से प्रभावित होकर के वे मजलिस पार्टी में शामिल हुए हैं। जब तौसीफ आलम ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। दोस्तों, किशनगंज में जनसुराज पार्टी ने बिहार की व्यवस्था में बदलाव के लिए बड़े अभियान की घोषणा की है। जनसुराज के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर मुसव्विर आलम ने लहरा चौक पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये बिहार के राजस्व को नुकसान पहुंचा रही है। जाति जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि राजनीति में भागीदारी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। वहीं पर किशनगंज प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार ने बताया है कि प्रशांत किशोर 11 मई से मुख्यमंत्री के गाँव से हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। जिले के हर पंचायत में घर घर जाकर के लोगों से वर्तमान सरकार के कार्यों पर फीडबैक लिया जाएगा। वहीं पर कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार 28 से 7 मई तक प्रखंडों में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जहां 8 से 10 मई तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पर किशनगंज जिला प्रवक्ता निहाल अख्तर ने कहा है कि सरकार बनने पर महिलाओं को 4% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। महिला राज्य कार्यवाह समिति सदस्य साइस्ता तबाना ने बताया है कि 28 से 11 मई तक जिला से पंचायत स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में पुलिस से फरार हुए एक आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने सख्त कदम उठाते हुए 12 पुलिसकर्मियों और चौकीदारों को निलंबित कर दिया था। जब पुलिस की बढ़ती दबिश के बीच फरार आरोपी ने आज अदालत में सरेंडर कर दिया है। जानकारी के अनुसार बहादुरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की 2 बाइकों के साथ कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इन्हीं में से एक अभियुक्त अंजार आलम पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। जब मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने अंचल पुलिस निरीक्षक से जांच करवाई। उन्होंने थानाध्यक्ष की गैर मौजूदगी में हुई लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से 12 पुलिस अधिकारियों और फिर चौकीदारों को निलंबित कर दिया गया था। जहां निलंबन की कार्रवाई के बाद बहादुरगंज थाना परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। वहीं पर थाना अध्यक्ष निशिकांत कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी थी। जब पुलिस की लगातार दबिश के बाद में आकर के अंजार आलम ने शनिवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वाला अभियुक्त अंजार आलम कुंवारी वैसा बहादुरगंज का निवासी है। वहीं पर अंजार आलम पर बहादुरगंज थाना कांड संख्या 187/25 और 189/25 के तहत बाइक चोरी और फिर कांड संख्या 190/25 के तहत अभिरक्षा से फरार होने के आरोप हैं। वहीं पर एसपी सागर कुमार ने कहा है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की भी जा रही है। पुलिस बल में अनुशासनहीनता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।